नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो पेपर हुआ है हाल ही में, उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और सिर्फ एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक रणनीति भी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं कि मेरा जो है 2024 की रणनीति क्या होनी चाहिए। दूसरा, सेकंड अगर देखें तो ईपीएफओ जो एग्ज़ाम होने वाला है, इससे मुझे क्या सीख मिल सकता है इस एग्ज़ाम, क्योंकि दोनों यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो मुझे ईपीएफओ के लिए और नेक्स्ट जो 24 25 में जो एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, इसमें क्या मुझे सीख मिल सकता है, इस चीज़ के लिए हम लोग बात करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, हम लोग एपिसोड 1 से 4 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक कर चुके हैं। आप जरूर उसे देखें। वहाँ पर कई सारे मैंने जो एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में जिक्र किया है, जो आपको इस पेपर में जो आपको लग रहा था कि बहुत स्ट्रेंजिंग पेपर था, बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज किया गया पेपर था, इसमें भी मैंने फुल्ली ट्रिक्स टेक्निक मेथड से मैंने बनाने की कोशिश की है। आप उसको जरूर वॉच करें। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं? धान्य घटक। ये धान्य घटक फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। एबीसीडी, एबीसीडी में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वर्ड दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है धान्य और कटक। अब देखिए, ये धान्य मतलब क्या हो सकता है? कटक, कटक एक पार्ट है उड़ीसा में। और ये हो सकता है धान्य, यानी कि जो धान्य मतलब क्या हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि जो चावल की खेती बहुत ज्यादा होने वाली हो। ठीक है। अब इस आधार पे गंधार और मेरा क्या है, मगध कट जाएगा। अब क्या बचता है? आंध्र और कलिंग। कलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? उड़ीसा में है। तो एक स्तर मेरा जा सकता है कलिंग, या तो यानी ये 50-50 पे चले गए हैं आप। ठीक है। आप या तो आंध्र मार दे या तो कलिंग मार दे। यदि मान लिया जाए, थोड़ा सा देखिए धान्य, यानी पहले देखिए क्या लिखा हुआ धान्य, यानी किसी भी पार्ट का जो डायरेक्शन होता है वो शुरुआत से होता है। धान्य, धान्य यानी चावल के जो हम कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलते हैं, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन का जो पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट में हम लोग बनता है। इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए, यहाँ भी एक टेक्निक लगा सकते। दूसरा, जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। दोस्तों, इसको हम लोग नहीं भी पढ़े ना, तो हम लोग इस वर्ड से आंध्र मार सकते हैं आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या ट्रिक्स लग सकता है। दोस्तों, यहाँ कहता है प्राचीन एंशियंट इंडिया से। अब यहाँ पर बता रहा है फर्स्ट में कि स्तूप की संकल्पना मूलतः है। दोस्तों, यहाँ देखिए एक्सट्रीम वर्ड है। क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है। और जब ये एक्सट्रीम वर्ड होता है तो हम लोग को अलर्ट हो जाने की जरूरत होती है। एक्सट्रीम वर्ड अगर आ गया तो ये क्या दिया हुआ है, हम फर्स्ट टाइम में ही गलत कर देते हैं उसको। क्या कहता है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध। दोस्तों, आप सोच के देखिए, क्या बौद्ध में ही स्तूप की संकल्पना आया था? क्या इससे पहले हड़प्पा में नहीं आया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हड़प्पा में नहीं आया होगा? जिस समय दफनाने की बात की गई थी, तो दफनाया किसको गया था? एक व्यक्ति को ही तो दफनाया गया था, कुत्ते के साथ दफनाया गया था। तो ये तो आखिर उस समय भी तो स्तूप की बात रही होगी। इसीलिए ये गलत है। अगर मान लिया जाए ये गलत हो गया, तो आपका तो ये आंसर आ गया। सभी तीन नहीं होगा। अब दोस्तों, ट्रिक्स भी मैंने आपको दे रखा है कि तीन में जो है तो केवल एक होने की संभावना बहुत कम है। केवल तीन मतलब सभी होने की संभावना कम है। अब देखिए, एक कैंसिल हो गया, यानी ये भी मेरा कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है? कोई भी नहीं, या तो केवल दो। अब देखिए, पढ़िए। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि अवशेष जो होता है, अवशेष का ही तो एक निक्षेपागार होता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना। बिल्कुल सही है, बौद्ध में ऐसा ही है। इसलिए मेरा आंसर क्या बचेगा? बी। देखिए दोस्तों, कितना हम लोग, कुछ क्या लग रहा है कि आपको बी से स्टडी की जरूरत है? देखिए, बहुत इजीली मेरा आंसर आ रहा है ट्रिक्स से। नेक्स्ट देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन दक्षिण भारत में कोरकई, पुम्पुहार और मुरिची। दोस्तों, सच बताऊं तो मुझे एग्जामिनेशन हॉल में मात्र एक वर्ड के बारे में जानकारी था, ओनली पुम्पुहार। ठीक है। क्योंकि ये पुम्पुहार के बारे में मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ था कि पुम्पुहार क्या है, कि एक पोर्ट है। क्या है? पोर्ट है। और ये कहाँ पर था? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। अब दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि क्या और क्या होने वाला है, मैंने तो इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बता रहे, मैं रियल बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में मैंने किस इस क्वेश्चन को कैसे डील किया था। यानी 50-50 पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब या तो राजधानी नगर होगा या तो पतन होगा। लेकिन मेरा, और अच्छा, दूसरी बात, यूपीएससी के माइंडसेट को आप रीड करने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी जो पीवाईक्यू में क्या पूछी है अभी तक में, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
वो एक मैक्सिमम चांसेस है कि पोर्ट पूछने का चांसेस रहता है। ये राजधानी क्यों पूछेगा, इतने राजधानी इतने वंशज था, सभी का राजधानी नहीं पूछेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो उसका देखना पड़ता है कि वर्तमान में क्या संदर्भ है, इसीलिए इसको मैंने मार दिया पोर्ट। ये मेरा आंसर सही हो गया। और मैं बता दूं ये तमिलनाडु में है, और कोरकई भी दोस्तों तमिलनाडु में ही है, ये भी तमिलनाडु में है। और मुरिची जो है आपको केरला में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी अगर लैंग्वेज को लेकर डाउट हो तो आप इंग्लिश में वॉच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता था 44 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग फुल्ली ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते थे या नहीं, या हमारे स्ट्रेटजी में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है। आप यहाँ से देख करके जरूर समझ सकते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविता, एक तो मेरी पॉइंट आ गया संगम कविता, ये था वर्णित वट किरुतल। अब ये देखिए वट किरुतल, मुझे कोई जानकारी नहीं है वट किरुतल प्रथा के बारे में। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्या यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, तो वट किरुतल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैंने कैंसिल कर दिया। दरबार, अब कहता है कि राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, मुझे इसमें मैक्सिमम डाउट लग रहा था, बट मैंने इसको हटा दिया था। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों और पशुओं को भगाना, ऐसा नहीं है। मैंने ये कैंसिल कर दिया था। 50-50 में चला गया था इसमें, इस वाले में मैं बता रहा हूँ डीएलई में 50-50 में चला गया था। अब आंसर मेरा बी और डी पर चल रहा था, मैंने टिक आउट पहले कर लिया था। क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका मैंने क्या कर लिया लास्ट में, डी मार्क ठीक ठीक कर दिया। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, डी होगा, वट क्रूतल। बट मैं दोस्तों कह सकता हूँ इसमें स्कीप आप लिख कर सकते हैं, क्योंकि ये टफ था क्वेश्चन, एग्जैक्टली टफ था। क्योंकि आप तमिल अगर इसमें इसका देखेंगे आप, तमिल साहित्य कौन पढ़ने जाता है, अगर मान लीजिए तमिल अभी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तमिल पढ़े, कितना बुक्स पढ़ेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्या कहता है, ये जेनरिक क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको पीरियड याद है, यदि पीरियड याद है तो आप इसको क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, इजीली डील कर पाएंगे। देखिए क्या कहता है, होयसल, गहरवाल, काकतीय और यादव। कहता है कि कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में आरंभ किया था। अब देखिए यानी 8वीं सदी की बात कर रहा है कि अब इसमें 8वीं सदी में देख लेते हैं। अब इसमें मुझे लग रहा था कि क्या लग रहा है कि इसमें 4 दिया हुआ है, मैं ट्रिक्स से जा रहा हूँ पहले। ये ट्रिक्स मेरा क्या कहता है कि 4 में, ये जो मेरा ट्रिक्स है, ट्रिक्स मेरा क्या कहता है कि 4 में 4 का 4 सही नहीं होगा, सभी नहीं होगा, ये तो हटा दो, 4 में है ही नहीं ऑप्शन, केवल एक, ये भी नहीं होगा, ये मेरा हट गया, यानी 2-3 किसी इनमें से किसी ने नहीं। अब देखिए नन ऑफ दिस में, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या इसको होना चाहिए। अब जब थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, अब अगर इसमें से एक भी आपको याद है तो थोड़ा सा आपके लिए इजीली हो जाएगा बनाना। अब देखिए यहाँ यादव के बारे में, यादव जो है आपको आप पढ़ेंगे तो 12वीं से 14वीं सदी के आसपास इसका है। ठीक है, 12वीं से 14वीं सदी के आसपास है। फिर भी आपका अगर मान लिया जाए ये हो गया तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका 3 का 3 अभी भी चल रहा है। अब देखते हैं कि अब चल रहा है काकतीय। ये दोस्तों ये भी यादव और काकतीय एक ही टाइम पीरियड का है। ठीक है, ये भी 12वीं से 14वीं का है, यानी आपका आंसर चल रहा है। अब देखिए सच में बताऊं, ये थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिक्स के बेसिस पर मार भी सकते हैं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 12 से 14 है और ये आपको 10वीं है, 10वीं से 11वीं सदी है, और गहरवाल जो है भी 11वीं से 12वीं सदी है, 11वीं से 12वीं सदी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका डी आंसर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और बीपीएससी में पूछा जाता है, यानी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। अब कहता है कि इसमें मिलान करने वाला। अब देखिए देवी चंद्रगुप्तम, ये बहुत इजी मुझे लगा था। यहाँ पे अगर मैं 4 में देखूं तो मिलिंद पहा और देवी चंद्रगुप्त, दो ही मुझे लग रहा था कि मैं बहुत इजी बना लिया। मिलिंद पहा जो है नागार्जुन का है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नागसेन, अगर नागसेन के बारे में जो है बातचीत की जाती है उसमें। अब देखिए, अब ये देवी चंद्रगुप्तम जो है विल्हण का नहीं बल्कि विशाखा दत्त का है। किसका है, विशाखा दत्त का है। ठीक है, विशाखा दत्त का है। अब मेरा एक ट्रिक्स मेरा क्या कहता है, पहले तो ट्रिक्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग, मैंने इसका थंबनेल ही ट्रिक्स के बारे में बात किया है। 4 दिया है, 4 में 4 सही नहीं होगा, मैं कहता हूँ 4 में 4 सही नहीं होगा और 1 में 1 सही नहीं होगा। दोस्तों मेरा 50-50 चला गया है। मैं अब आप 50-50 में जानते हैं ट्रिक्स, यानी आप एक भी इसमें मारेंगे 2 और 3 में से, आपको तो पॉजिटिव ही जाना है, निगेटिव तो नहीं ही होगा।
अब मारिए आप, एक आपके बारे में पता है देवी चंद्र, तो कॉमन, आप कॉमनली याद किए हुए हैं हिस्ट्री में, तो आप इसको सही कर लेंगे। तो केवल, अब देखिए इसमें क्या जा रहा है, ये कैंसिल भी हो गया, केवल 3 जा रहा है। यानी आपको हमीर महाकाव्य नय चंद्रसूरी और मिलिंद नागार्जुन और नीति वाक्यमृतम सोमदेव सूरी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस आधार पे आप इसको टिक कर, यानी मैं आपको 50-50 तक ले जाने में कहीं से कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, और 50-50 तक चल रहे हैं, इतना भी आपका लक गड़बड़ नहीं होगा, फिर भी आप इसको सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में क्या कहता है दोस्तों, ये तो मेरा फ्री का क्वेश्चन दोस्त, ये मेरा फ्री का क्वेश्चन मार्क्स है, ये मेरा फ्री का मार्क्स है। क्यों? यहां मैंने आत्मा देखा, जैन मार दिया, मैं सोचा ही नहीं इसमें मारना क्या चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। आत्मा देखा मैंने, जान मार दिया, और बाद में देखा तो मेरा सही है। अब पढ़ लेते हैं। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ठीक है, अब इसमें मूलभूत विश्वास किसको है, तो जैन को था। जैन का मानना ही था कि जितने कण कण में क्या है, आत्मा है, कण कण में आत्मा है, इसीलिए मैंने इसको मार दिया, मेरा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कितना इजी मैं बना रहा हूं इसको। 48 नंबर चलते हैं। कॉमन सेंस से आप आंसर कर ले जाएंगे। आप इस जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, आप इसको करें तो आपका इस पेपर में भी आप इसको 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, यानी कोई दिक्कत है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। और आप विगत देख रहे हैं, यदि मैं 2021 और 2022 का प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करूं, तो आपने देखा ही है कि अंडर 90 रहा है। कितना रहा है? अंडर 90 रहा है। तो आपको 45 क्वेश्चन ही सही करने हैं दोस्तों। चलते हैं इसमें, विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी, दोस्तों देखिए मैं बता रहा हूं, तुंगभद्रा नदी और विजयनगर साम्राज्य। अब याद कीजिए आप, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशज रहा है, कितने वंश, 4 वंश रहा है, और सबसे फेमस क्या रहा है, संगम। अगर संगम युग की बात किया जाए तो संगम वंश की बात। अब देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा, अब मैं देखता हूं इसमें हटाना मुझे क्या चाहिए था, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ यहाँ बांध कौन बनवाया, क्या किया राजधानी में। मैंने ये हटा दिया, विरूपाक्ष हटा दिया, और वीर विजय हटा, ये विरूपाक्ष और वीर विजय हटा दिया। अब देखिए, अगर इस दोनों में फेमस की बात किया जाए, ज्यादा फेमस कौन था, देवराय प्रथम, क्योंकि आपने देवराय प्रथम के बारे में याद कर रखा है कि इसके दरबार में जो है सो इटली का दरबार ही आया था। ठीक है, निकोलो डी कॉन्टी। अब यानी मैं, आप सोच के देखिए कि कोई फेमस अगर कोई राजा रहा, तब तो इसके दरबार में कोई आया था, इटली का दरबार, निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी आया था। ठीक है, अब फेमस रहा तब तो मैं ये समझता हूं। और यूपीएससी का पैटर्न रहा है, फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर ए होगा, यानी ये भी कट कर दीजिए आप। ठीक है, अब इस आधार पे भी आप मार सकते थे ठीक इसका। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्या कहते हैं, कहते हैं मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव, यानी वही दमन दीव, दीव की बात कर रहा है, को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। दोस्तों देखिए, अब इसमें भी आप सर्च कीजिए कि सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन था। अब फेमस पर्सनालिटी में इसको कैंसिल करना, महमूद बेगरा को हटा रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह का रंगीला बादशाह भी बोलते हैं इसको, ये रंगीला बादशाह भी बोलते हैं, ये इतना फेमस पर्सनालिटी नहीं था, और ये इसका कार्यकाल भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, इसको रंगीला बादशाह भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैं हटा दिया। अब मेरे पास आता है अहमद शाह, और ये आता है बहादुर शाह। अब इसमें मुझे देखना था कि इसमें क्या होना चाहिए। अब देखिए, अगर ये यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, यहाँ बहादुर शाह जो है, 2 व्यक्ति है, एक बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह द्वितीय है। अब बहादुर शाह प्रथम, अब मुझे दिमाग लग रहा था यार क्या होना चाहिए अंदर में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो बहादुर शाह प्रथम को बोलते मुअज्जम। ठीक है, इसको बोलते मुअज्जम, और जो द्वितीय है इसको बोलते जफर। मैंने सोचा चलो ऊपर वाले का नाम लेकर के जो है इसको मार दो। ठीक है, भी मार दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था या तो ये बहादुर था प्रथम ले लेगा, या तो बहादुर था द्वितीय। अहमद शाह को मैंने हटा दिया, ये मेरा आंसर सही हो गया। यानी इस आधार पे भी मेरा आंसर क्या हो जा रहा है, सी चला गया, और बाद में देखा तो सही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब फेमस पर्सनालिटी से दोस्तों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, थीम यही कहती है इसका। और ये तो आपके लिए मैं मानता हूँ सबसे चुटका क्वेश्चन था, सबसे ईजी क्वेश्चन था, सभी को याद रहता है, हर स्टूडेंट्स को, एस्पेरेंट को पता रहता है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभी हित किया गया था। ये तो दोस्तों 1833 का चार्टर्ड एक्ट था, इसके माध्यम से किया गया। ठीक है, इसका मैं दोस्तों ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये बंगाल के गवर्नर जनरल। 1833
इंडिया का गवर्नर जनरल। 1858, 1858, इंडिया का वाइसराय, इंडिया का वाइसराय। और लास्ट में 1950, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, बस यही इसका है, आप याद कर लें, आपसे हो जाएगा। दोस्तों, हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने की ट्रिक्स, टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश की है। और आप मुझे बताइए कि इसमें ट्रिक्स टेक्निक कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, आपको कहाँ डर लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और ये ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है, कितने % अप्लाई हो रहा है जरूर बताएं आप। ठीक है, धन्यवाद।